Hello everyone, welcome back to our online classes. Today we are going to do some assessment questions in this class. So let's get started. Okay. So first question is which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units? तो हमारे पास में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में कंसीडर नहीं कर सकते। तो जैसे सबसे पहला ऑप्शन है इसके अंदर लेंथ मास एंड वेलोसिटी। तो लेंथ फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है, और जो वेलोसिटी है यहाँ से टाइम को t इज इक्वल टू सॉरी t इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी v अपॉन डिस्प्लेसमेंट या d, है ना। तो इस फॉर्म में हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से भी हमारे पास में जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स आ रही हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शन बी आता है लेंथ टाइम एंड वेलोसिटी। तो लेंथ और टाइम तो आ जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी से यहाँ पर हम जो मास की यूनिट है उसको हम कंसीडर नहीं कर पा रहे, उसको यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब हम ऑप्शन बी जो है इसको हम फंडामेंटल सिस्टम क्वांटिटीज में नहीं लिख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है मास टाइम एंड वेलोसिटी। तो अगेन यहाँ पे मास भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और वेलोसिटी से यहाँ से डिस्टेंस या लेंथ की जो टर्म है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे भी फंडामेंटल टर्म्स में लिख सकते हैं। लास्ट ऑप्शन आता है लेंथ टाइम एंड मास, ये सारी सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो इसका मतलब हो गया सिर्फ ऑप्शन बी जो है हमारे पास में ऐसा ऑप्शन है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में नहीं लिख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? इनमें से कौन जो है फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं है? तो किलोग्राम जो है, हमने देखा किलोग्राम जो है ये यूनिट होती है एम के सिस्टम या एसआई सिस्टम की, में मास की यूनिट है। तो इसका मतलब हो गया कि किलोग्राम जो है ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है। इम्पल्स भी क्वांटिटी होती है, डेंसिटी भी क्वांटिटी होती है, एनर्जी क्वांटिटी होती है, लेकिन किलोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर हमने बताया था कि लाइट ईयर जो है ये कितनी ये डिस्टेंस होती है कि लाइट अपनी स्पीड से एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये उतनी डिस्टेंस होती है। तो इसका मतलब लाइट ईयर जो है वो किसकी यूनिट हो गई? ये यूनिट हो गई डिस्टेंस की। नेक्स्ट आता है पारसेक या पैरालिटिकल सेकंड। हमने पहले भी बताया था पैरालिटिकल सेकंड जो है ये सबसे लंबी यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट यूनिट है दूरी मेजर करने की, यानी कि डिस्टेंस को मेजर करने की। तो पारसेक इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम? इनमें से कौन जो है यूनिट ऑफ टाइम नहीं है, टाइम की यूनिट नहीं है? तो सोलर डे यानी कि सूरज का एक जो दिन होता है टाइम है। लूनर मंथ भी टाइम है। पैरालिटिकल सेकंड, पैरालैक्टिक सेकंड जो है ये अभी हमने पढ़ा, पार्सेक जो होता है उसी को इसने उसने कहा ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक है, ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो इसका मतलब पैरालिटिकल सेकंड या पैरालैक्टिक सेकंड जो है ये यूनिट ऑफ टाइम नहीं है। और लीप ईयर मतलब जो जिसमें 366 डेज होते हैं उसको लीप ईयर कहते हैं। तो ये सारी की सारी टाइम यूनिट है, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज यूनिट्स सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट बेस्ड ऑन द यूनिट मास एंड लेंथ, मास यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम अलोन? तो एफपीएस सिस्टम है, इसके अंदर भी मास लेंथ और टाइम आता है। सीजीएस सिस्टम, इसमें भी एमएलटी आती है। एमके सिस्टम, इसमें भी एमएलटी होता है। लेकिन एसआई सिस्टम जो है ये ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एमएलटीज के साथ में चार और भी क्वांटिटीज होती हैं। चार डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर। तो चार और फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी इसमें ऐड किया जाता है मास लेंथ और टाइम के अलावा। तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। अब जी जो है इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना निकल के आता है? ये आता है फोर्स
इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मास m1 इंटू m2। अब जो फोर्स है, फोर्स को हम लिखते हैं न्यूटन के अंदर। आर स्क्वायर का मतलब हो गया ये मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो इसको मैं सिंपली किलोग्राम का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक करते हैं, फर्स्ट वन नहीं है, सेकंड वन है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, थर्ड वन भी नहीं है, फोर्थ वन भी नहीं है, तो ये बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी फंडामेंटल या किसी भी क्वांटिटी की, फंडामेंटल हो चाहे डिराइव्ड हो। नेक्स्ट आता है द SI यूनिट ऑफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज। ये जब हम आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहां पर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी PV इज इक्वल टू nRT से। तो इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो यूनिट आएगी वो आएगी जूल पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज द सेम एज दैट ऑफ। इम्पल्स जो है हमने जब डायमेंशंस निकालना सीखा था तो उसके अंदर एक टर्म आई थी इम्पल्स की भी। तो ये पूछ रहा है कि इम्पल्स जो है उसकी जो यूनिट आई थी वो किसके इक्वल आई थी। तो इम्पल्स की यूनिट हम चेक करते हैं। इम्पल्स क्या होता है, आई आई इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स की डायमेंशन जो थी वो क्या थी, m1 L1 T माइनस 2। इसमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, टाइम की यूनिट का, यानी कि t की पावर 1 का। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, m1 L1 और t की पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, t -1। तो ये जो डायमेंशन है m1 L1 t -1, ये डायमेंशन हमें याद आ रही है कि जो मोमेंटम होती थी, लीनियर मोमेंटम, ये उसकी डायमेंशन के इक्वल होती थी। कैसे, p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास के लिए तो यहाँ पे टर्म आ गया m1, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होती थी, उसके लिए यूनिट आती थी, डायमेंशन आती थी L1 t -1। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी जो यूनिट है वो लीनियर मोमेंटम के इक्वल है। क्लियर है, इसको मिटा देते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सी यूनिट जो है वो एनर्जी की यूनिट नहीं है। तो फर्स्ट वन इज वाट आवर। तो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर और आवर इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो जब हम पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है वर्क। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, और एनर्जी की जो यूनिट है वो भी जूल होती है। दूसरी बात यह है कि वर्क और एनर्जी जो है इंटरचेंजेबल थिंग्स है। तो इसका मतलब वाट आवर जो है ये एनर्जी की ही एक यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर की एनर्जी होती है। इसकी जो जब हम जूल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितनी एनर्जी पोजेस करता है, वो होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी एक एनर्जी की यूनिट है। नेक्स्ट आता है न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन का मतलब हो गया फोर्स और मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वर्क। तो इसका मतलब ये भी एनर्जी की यूनिट है। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हमें ध्यान आ रहा है, ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है फोर्स की। तो इसका मतलब ये एनर्जी की यूनिट नहीं है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, a physical quantity is measured and the result is expressed as nu
where nu is the unit used and n and u है, okay, where u is the unit used and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, जब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये चीज पढ़ी थी हमने कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड जो होता है और जो यूनिट होती है, ये इनका प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो n इंटू यू है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होनी चाहिए। तो या फिर इसको मैं कह सकता हूँ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u। तो यहाँ से n इनवर्सली प्रोपोर्शनल u कौन से में आ रहा है? ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि if the unit of length is micrometer and the unit of time is microsecond, the unit of velocity will be। तो velocity क्या होती है? velocity is the displacement upon time। तो अभी displacement को इसने कहा कि माइक्रोमीटर में, माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6 मीटर, और माइक्रो सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 10 टू द पावर -6 सेकेंड। तो जब 10 टू द पावर -6 ऊपर नीचे है तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचा क्या? सिर्फ मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1 वाट आवर इज इक्विवेलेंट टू। 1 वाट आवर किसके इक्वल है? हमने पहले ही बताया था कि जैसे 10th क्लास में ये चीज पढ़ी थी हमने, एनर्जी के चैप्टर, जो पावर वाला जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट में, जो ये चैप्टर टॉपिक आया था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि 1 किलोवाट आवर पढ़ा था। ये 1 किलोवाट आवर को हमने कहा था कि ये 1 यूनिट के बराबर होता है, एनर्जी की 1 यूनिट के बराबर होता है, जिसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है। ठीक है, तो यहीं पे हमने वाट आवर को भी समझाया था। वाट आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 वाट का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इक्विपमेंट है, उसको हमने 1 घंटे यूज किया। 1 वाट का इक्विपमेंट है, उसको हमने 1 घंटे यूज किया। तो जब ये जो 1 किलोवाट आवर था, इसको कन्वर्ट करते थे हम जूल में, इसको जब हम जूल में कन्वर्ट करते थे तो कैसे करते थे? हमने कहा था कि किलोवाट को पहले कन्वर्ट करेंगे वाट के अंदर, ठीक है, और जो आवर्स हैं इनको कन्वर्ट करेंगे सेकंड के अंदर। तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, वाट इंटू सेकेंड जो आया, ये वाट इंटू सेकेंड जूल आया। इसी तरीके से वाट आवर आ रहा है हमारे पास में, तो वाट तो एज इट इज रहने दें 1 वाट, और आवर को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। तो हमें पता है 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये कितना हो गया? 3.6 इंटू, सॉरी, ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट सेकेंड और जूल। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है हमारा सी ऑप्शन के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लेंथ की डायमेंशन इसमें हमें निकालनी है। वैल्यू क्या दे रखी है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ से लेंथ की डायमेंशन निकालनी है। तो सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, ये होती है m1 l1 m1 l1 t-2, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ये भी लेंथ की यूनिट है, कहेंगे L1 है, और डिवाइडेड बाई T1। तो हमें सिर्फ लेंथ की यूनिट देखनी है, तो इसको कंसीडर करें। लेंथ L1 है, यहाँ पर L1 है, L1 L1 L2 हो जाएगा, इसका मतलब पावर हो गई 2। तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की या लेंथ की जो डायमेंशन है, वो डायमेंशन का पावर आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द एंगुलर फ्रीक्वेंसी
is measured in radian per second. Its dimensions in length are, तो रेडियन पर सेकेंड है हमारे पास में, रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन की तो कोई डायमेंशन नहीं होती, और एस जो है इसकी डायमेंशन है यहाँ पे, ये एस मतलब सेकेंड है जो कि टाइम की डायमेंशन को शो कर रहा है। तो इसका मतलब जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट क्या, इसकी डायमेंशन क्या हो जा रही है, टी टू पावर -1। तो जब टी टू पावर -1 आ रही है तो इसका मतलब हो गया कि इसमें मास की डायमेंशन जीरो है और लेंथ की डायमेंशन भी जीरो है। तो हमें पूछा है लेंथ की डायमेंशन, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे लेंथ की डायमेंशन जीरो है, लेंथ की कोई डायमेंशन नहीं आ रही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इनमें से कौन डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होती है उसके उसके पास क्या होता है, नेवर हैज ए यूनिट, डायमेंशन लेस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती क्या, ऑलवेज हैज ए यूनिट, हमेशा उसकी यूनिट होती है क्या, मे हैव ए यूनिट, कोई यूनिट हो सकती है, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है। तो जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है तो उसकी यूनिट जो है, जैसे जैसे हम एंगल अगर हम देखें तो एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। तो इसका मतलब एंगल की यूनिट तो मिल रही है, लेकिन हमें पता है कि एंगल डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन उसकी 0 0 0 होती है। तो इसका मतलब हो गया कि जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है उसकी यूनिट जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ना हो, यानी कि इट मे हैव ए यूनिट। तो इसका ऑप्शन आएगा सही, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, कभी भी नॉन जीरो डायमेंशन नहीं रखती। तो ऐसा तो नहीं है, यूनिटलेस जो क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट नहीं है, जैसे कि सपोज करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्योर रेशियो होता है, ठीक है, या फिर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये जो एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में, तो ये यूनिट इनकी तो कोई यूनिट नहीं होती। तो डायमेंशन के बारे में पूछ रहा है, नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, इनके नॉन जीरो डायमेंशन होती है क्या, नॉन जीरो नहीं होती, इनकी डायमेंशन जीरो होती है। ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, कभी नहीं होती। मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो यूनिट लेस क्वांटिटी होगी उसकी डायमेंशन हमेशा जीरो होंगी। ठीक है। तो इसका मतलब है नेवर हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन, ये करेक्ट नहीं है, मे हैव ए नॉन जीरो डायमेंशन, इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट आता है डायमेंशंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर। ये डायमेंशन जो है आप इसको जो पहले हमने निकाला था, वो फॉर्मूला जो निकाला था वहां से आप इसको चेक करके कैलकुलेट करके इसको सही आंसर बताएंगे। चलिए आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की चीजें करेंगे। थैंक यू।